जय हिंद साथियों। आज का ये वीडियो विशेष रूप से उन पेरेंट्स, उन माता पिता, उन गार्जियन, उन अभिभावकों के लिए बना रहा हूँ मैं, जो अपने बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग के लिए दिल्ली या अन्य शहरों में भेजते हैं और इस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि उनके बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस या जो लेबल्ड जॉब होती हैं उसमें सफल होकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। बहुत अच्छी बात है और शायद आप लोग जानते ही होंगे, जो माता पिता पहले से अपने बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं। देखिए, ये कोचिंग कराना इतना आसान नहीं है। 1.5-2 लाख रुपए का साल का एक खर्चा आता है, प्लस बच्चा अपना गांव शहर छोड़ करके दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज़ में जाके रहता है। वहाँ किराए का मकान, खाने पीने की व्यवस्थाएं और किताबें कॉपियों का खर्चा और छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, मुझे लगता है कुल मिला के 10-12 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा वो भी आता है। तो मैं पेरेंट्स से विशेष अनुरोध ही करूँगा कि अपने 5-10 मिनट निकाल के मेरे वीडियो को ध्यान से सुने और समझें भी, और फिर उसके बाद में अपने मन को बनाएं। देखिए साथियों, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं दिल्ली में, और मैं कहता हूँ मुखर्जी नगर और इस टाइप की जो जगह हैं जहाँ पर बाढ़ आ रही है, 8-10 उसमें नामी गिरामी भी हैं और बाकी जो है उनकी पद चिन्हों पर चलकर छात्रों को अपनी ओर विशेष प्रकार के विज्ञापन से आकर्षित करती हैं। क्या पढ़ाती हैं, कितना पढ़ाती हैं, ये तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ एक सालों में, 1-2 सालों में मेरा जो अध्ययन रहा है, विशेषकर इससे लगाव के साथ में, मैंने ये देखा कि हर साल 700 से 1000 के बीच में यूपीएससी में जो कैंडिडेट पास होते हैं, जिनमें आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस और आईएएस वगैरह जो इस तरह की पोस्ट होती हैं, उनके लिए कैंडिडेट निकलते हैं। और हर साल फ्रेश कैंडिडेट कितने निकलते हैं, कितने पिछले 3-4 सालों से कर रहे होते हैं। पिछले ऐसे कुछ कैंडिडेट भी हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, है ना, और वो आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं। या जैसे मान लीजिए पिछले साल किसी का आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, या वो बंदा आईएएस बनना चाहता है, तो फिर दोबारा से उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ एनालिसिस करने के बाद में, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद में, ये तो एक पहलू अलग हो गया, इसके बारे में मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। मेरा जो मेन मकसद है कहने का वो ये है कि जो मैंने 8-10 जो नामी गिरामी या जो ज़्यादा बच्चों को आकर्षित करती हैं कोचिंग्स, उनमें जाके देखा कि 6-6, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस तरीके से जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां भरी पड़ी रहती हैं, इस तरीके से बच्चे हैं वहाँ पर। और 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ये फीस है उनकी। अब सवाल ये होता है कि ये देखिए कि क्या यूपीएससी का जो सिलेबस है, क्या वो सिलेबस वहाँ कवर होता है, या एक विशेष प्रकार की कोई विचारधारा वहाँ पे पनपाई जा रही है। क्या आपके बच्चे मानसिक रूप से उस चीज़ के लिए तैयार हैं, आर्थिक रूप से तैयार हैं, व्यक्तिगत रूप से तैयार हैं? आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, आप पता नहीं कैसे तन काट काट के अपना और खर्चों में कमी करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो मैं आपसे पहला अनुरोध तो ये करूँगा कि बच्चे का हर महीने का फीडबैक इंडिविजुअल लेवल पर और क्रॉस चेक करके रेंडमली आप ज़रूर लिया करें कि सिलेबस के अनुसार पढ़ाई हो रही है या बच्चों को गधा बनाया जा रहा है। गधा बनाया जा रहा है कि मेरा शब्द ये है कि थोड़ा सा शब्द असहज हो सकता है, लेकिन जैसे गधा मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है। गधा मतलब ये होता है कि उसको बेचारे को खुद नहीं पता होता कि मेरे ऊपर कितना सामान लाद दिया जाएगा, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। एक सिलेबस के नाम पे हमने बहुत सारा लिटरेचर तो नहीं उस पर थोप दिया है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें तो नहीं थोप दी हैं जो उसी में घूम के रह गया है। प्लस
जो मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है या जिस मटेरियल के लिए वो लोग वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं उनको कि आपको ये मटेरियल पढ़ना है, क्या वास्तव में वो बच्चों के लिए है। एक दो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि द हिंदू, इस अखबार के लिए जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं वो बहुत जोर देते हैं बच्चों को, द हिंदू पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, ये पढ़िए। और अगर आप द हिंदू पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप द हिंदू के बैकग्राउंड में भी जाइए कभी, ये पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, अपने बच्चों से आप पूछिएगा जरूर इस बारे में, द हिंदू से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, द हिंदू के लेवल के कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, द हिंदू की जो पूरी शैली है, जिस थीम पे वो लिखा जाता है, उसमें कितने % यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, क्या है उसकी वैल्यू, द हिंदू को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, क्या लेवल है उसका। पिछले 3-4 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ होगा, सिलेबस में थोड़ा चेंज होगा, उसमें भी द हिंदू का कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी एग्जिस्टेंस है, वो भी आप देखिए। इस तरीके से मेरा कहने का भाव ये है कि आप बच्चों की सिलेबस पर ध्यान रखिए, प्लस जो मटेरियल उनको प्रोवाइड करा जा रहा है वो अप टू द मार्क है कि नहीं। कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम जाते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट भी करते हैं, या सेकेंड टाइम जाते हैं, फर्स्ट टाइम नहीं निकल पाता उनका टाइम, सेकेंड नहीं निकल पाता, थर्ड नहीं निकल पाता, वो एक अलग चीज़ है। और वो हेजिटेटेड रहते हैं और उनको जो भरा जा रहा है उनको लगता है कि इस बार इससे हो जाएगा, इस बार इससे हो जाएगा, इस बार इससे हो जाएगा। एक समरी या कंसाइज नोट्स उनको मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। क्या हर कोचिंग केवल अपने नाम के लिए तो नहीं कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि कोचिंग सेंटर की आइडियोलॉजी क्या है, आपके बच्चे को ग्रिप में रखना या उसको सक्सेस दिलाने के लिए प्रमोट करना। एक दो मैं सेंटर्स में मैंने रिसर्च किया काफ़ी, तो जैसे एक बहुत फेमस मतलब यूट्यूबर अपने बने हुए हैं, वो यूट्यूबर हैं और हिस्ट्री पढ़ाते थे शायद बाजीराव में, मिस्टर अवध ओझा। अब आप उन अवध ओझा जी को सुनिए, उनकी जो भाषा शैली है हिस्ट्री में ठीक है, उनकी कुछ डिजिट्स पर कुछ डेट्स पर अच्छी पकड़ है या जो भी है, वो एक ही तोते की तरह आप रटेंगे किसी सब्जेक्ट को और एक ही सब्जेक्ट को, तो वो आपकी उस पर कमांड हो जाती है, वो कोई बहुत तारीफ की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा वो 2-3 चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं। एक तो एरोगेंसी, मतलब शायद वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो वहाँ का जो एक अपना कहना चाहिए भाईवाद है, भाईवाद का मतलब दाऊद स्टाइल, टप्पोरीगिरी भाषा में। आईएएस लेवल के बच्चे जो होते हैं, मुझे लगता है एक सिंसियरिटी, एक लेवल ऑफ थिंकिंग, स्टैंडर्ड ऑफ मतलब स्टडी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। दूसरा, उनके दिमाग में कभी भी आप देखिए इस्लामीकरण और मतलब इस्लाम को ज़्यादा प्रेफर करने वाली चीज़ें हैं। तो अब आप ये देखिए कि इस्लाम से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं आईएएस में, या इस्लामियत से संबंधित, मुगल से संबंधित, है ना। कभी भी वो महाराणा प्रताप को अच्छा नहीं बताएंगे। वो कहते हैं कि 15 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली से वो जा रहा था, गुजरात जा रहा था, बीच में राजस्थान पड़ा, है ना। अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल ये क्या चाहते हैं? बोले जी ये सम्मान चाहते हैं। बोले बोरे में भर के दे दो। बोरे में भर के मान सम्मान कहाँ मिलता है? भाषा की मर्यादा, भाषा का स्तर देखिए। बोले महाराष्ट्र में आप जा रहे हैं, क्या चाहिए? ये राजपूत तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। फिर राजपूत नहीं लड़ते हैं, जो राजपूत राजघराने से संबंध रखते हैं, सेना से रहते हैं, वो लड़ते हैं। लड़ने का मतलब ये होता है, ये उनका कर्तव्य है, अपने राष्ट्र के लिए लड़ना, अपने राज्य के लिए लड़ना, अपने राजा की, अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना। लड़ने का मतलब वो कोई किसी से आबेल मुझे मार थोड़ी करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए इस्लामीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देना उनकी भाषा शैली है। ऐसे ही एक और हैं दृष्टि वाले महानुभाव जी, चेहरे से बड़े सौम्य सरल मुस्कान लिए हुए सारी चीज़ें, और उनको आप कभी गंभीरता से सुनिए। उनकी जो शैली है
वो हमेशा जातिवाद पे बहुत ज़्यादा आके टिक जाती है बीच में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे चलते हैं, मतलब दलित, सवर्ण, निम्न जाति, उच्च जाति। आईएएस का लेबल, आईएएस जो होता है वो एक जिले को संभालता है, आईपीएस होता है एक जिले की सुरक्षा व्यवस्था होती है। उसके सामने ये नहीं होता है कि दलित है, ये सवर्ण है, ये अगड़ी जाति है, पिछड़ी जाति है, ये है वो है। वहाँ पर एक ही कंसेप्ट होता है आईपीएस का, पीड़ित को हमें कैसे न्याय दिलाना है, मतलब उसके लिए रक्षा करनी है उसकी, उसको न्याय मिले, उसको सुरक्षा मिले और वो दुखी ना हो। अगर कोई आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर जाति देख के काम करने लगेगा तो फिर वो, उसकी सोच बहुत नैरो हो जाएगी और ये चीज़ें फिर आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रवाद को, राष्ट्र, इसको क्या बोलते हैं, जातवाद को, ये सब जन्म देते हुए फिर तो आमतौर पर हिंसाएं होने लग जाएंगी, बवाल मच जाएगा, जिस बवाल को रोकने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। तीसरा एक हमारे खान सर है, छोटे बच्चे जो हैं, छोटी क्लास के बच्चे, उनका प्रचार बहुत आता है और मैं कई बार उनके वीडियो देखता हूँ तो एक डायलॉग बहुत वो बोलते हैं, एक दो डायलॉग हैं जो उनके बहुत बोलते हैं वो, कि मेरे को 107 करोड़ रुपए का ऑफर हो रहा था और मैंने ठुकरा दिया। एक टीचर को कौन सी संस्था थी वो जो 107 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही थी, और क्यों दे रही थी? क्या जिहाद फैलाना था उनको? क्या बच्चों में इस्लामीकरण करवाना था? कौन सी संस्था थी? और मुझे लगता है भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इसके इस डायलॉग पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और बहुत गहन पूछताछ करनी चाहिए। कौन सी संस्था थी जो उनको 107 करोड़? मुझे तो नहीं लगता कोई भी शैक्षणिक संस्था किसी एक स्टेट के और लोकल, ठीक है वो यूट्यूब से जो भी उनके फॉलोअर्स हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है ना, इस टाइप के टीचर को 107 करोड़ रुपए कोई संस्था क्यों दे रही थी भाई?